औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि रोज़ाना आपसे रब्ता होता रहता है और आपकी खैर वाफ़ियत का भी पता चलता रहता है, खुदा करे इस तरह आप हंसते बसते रहें। और आज हमारा जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में लेक्चर डिलीवर होता है ग्रामर का, उसका गालिबन आज चौथा लेक्चर होगा। तो आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, जो कि उन्हें एक दूसरे के साथ करना भी चाहिए। जैसा हमने बोला था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जैसा हमने बोला था जैसा नाउन होगा वैसा उसका पोजेसिव होगा। इसी तरह आज हम बात कर रहे हैं कि जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा वैसा ही उसका मेन वर्ब होना ज़रूरी है। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो आगे उसके साथ जो वर्ब आएगा उसकी शक्ल भी वैसी होनी चाहिए जो कि उसको सूट करे, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ फिट नज़र आए। तो ये आपको मैं हेल्पिंग वर्ब की एक लिस्ट बता रहा हूँ, वो लिखते जाएं। ये तमाम वो हेल्पिंग वर्ब होंगे जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। फिर सुने, ये तमाम वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो लिखवा रहा हूँ जिनके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। लिखें, पहले नंबर पे डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought to, OUGHT, is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to, shall have to, will have to। और इसके अलावा कुछ अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जिनके साथ अमूमन फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये लफ्ज़ है डेली और यूजुअली। बेटे, इन अल्फाज को आपने फिंगर टिप्स पे तैयार करना है। ये तमाम वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद हर सूरत
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इनमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कैन के साथ बी आ जाता है, कुड के साथ बी आ जाता है, शेल के साथ बी आ जाता है, विल के साथ बी आ जाता है, इसी तरह वुड के साथ बी आ जाता है, शुड बी हो जाता है, मे बी हो जाता है, माइट बी हो जाता है, मस्ट भी हो जाता है या टू बी हो जाता है, तो फिर इनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उम्मीद काफ़ी है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी जी। इसके बाद है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि सेकंड फॉर्म कहाँ लगनी चाहिए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आम तौर पर 2 से 3 अल्फाज हैं जो अमूमन निशानदही कर रहे होते हैं, जिस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो जाएं वो निशानदही करते हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। लिख लें, किसी सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ एगो आ जाए, एगो AGO, तो उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती। ही केम हेयर 2 days ago, जहाँ एगो हो उस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म। दूसरा लफ्ज़ है लास्ट, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, तो इसके साथ भी अमूमन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती। इसके साथ है येस्टरडे, येस्टरडे भी जिस फिक्रे में आ जाए उस सेंटेंस के अंदर भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती। चौथे नंबर पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है कि ऐसा कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके एक साइड पर वाज वर प्लस ING फॉर्म हो या फिर हैड प्लस V3 हो, तो तब दूसरे विंग पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जांपल देख लें, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा है वाज वार वाला फिक्रा, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग व्हेन आई सॉ हिम। इसके बाद आ जाएं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं बेटे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, जिस पर क्लास में भी बात हो चुकी है कि पास्ट पार्टिसिपल होती है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल V3 को कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 को कहते हैं, यानी जिसको इंग फॉर्म आप बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के लिए लिख लें, ये भी हेल्पिंग वर्ब आपको बता रहा हूँ, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव,
would have, could have, might have, to be, और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होने वाले वो हेल्पिंग वर्ब कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, और सॉरी ये तो एक्टिव वॉइस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। यानी बात थोड़ी सी मिक्स हो गई है, ज़रा सुन लें कि वो हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। और हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो अगर ये एक्टिव एज पोजीशन में होते हैं तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर ये पैसिव एज कंडीशन में हों तो फिर इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके एग्जांपल देख लें, 2 एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। यहाँ हमने इज़ के साथ आईएनजी लगाया है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना हो तो वहाँ पे इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। कैसे? ही डज हिज वर्क। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो हिज वर्क इज डन बाय हिम। हिज वर्क इज डन बाय हिम। तो यहाँ से पता चला कि इज़ के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, बट व्हेन, जब सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस केस। नेक्स्ट है बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके लिए भी कुछ अल्फाज हैं। इज लिख लें, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। इसके साथ 2 और लफ्ज़ भी हैं जो 2 अल्फाज मज़ीद इसको अमूमी तौर पे मेंशन करते रहते हैं। एक लफ्ज़ है नाउ, एक लफ्ज़ है एट प्रेजेंट। ये नाउ, एट प्रेजेंट, इस तरह के अल्फाज जो अमूमी तौर पर इशारा दे सकते हैं, बाकी ये कोई हर्फ आखिर नहीं होते किसी टेंस की शनाख्त के लिए। किसी टेंस की शनाख्त के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब उसकी असल शनाख्त होते हैं। तो इनके साथ बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। ये पढ़े हुए फिक्रे हैं आपके भी। हिज फादर इज कमिंग नाउ। यू वर प्लेइंग वेल। यू वर प्लेइंग वेल।
ये नाउ और एट प्रेजेंट जो हैं ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा कि इन अल्फाज के पीछे ना जाएं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की शनाख्त ज़हन में रखें। नेक्स्ट है बेटे अगला रूल। अब ये कितवां रूल है, आपके पास तरतीब होगी, मेरे पास तरतीब फाइनल नहीं है कि अब कितवां रूल हम पढ़ रहे हैं। फ्रेजेस और क्लाजेस का रूल है कि फ्रेज हो या क्लाज हो, जब वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगी तो उसके बाद अमूमन वर्ब सिंगुलर आता है। फ्रेज हो या क्लाज हो, जब एज अ सब्जेक्ट आती है तो वर्ब सिंगुलर लेती है। आप देखें, टू बिकम अ सिंगर, टू बिकम अ सिंगर ये क्या है, एक फ्रेज है और ये फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो देखें इसको वर्ब हमने सिंगुलर देना है। टू बिकम अ सिंगर टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। टू बिकम अ सिंगर टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। अगली एग्जांपल, दैट ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेज। यहाँ पे क्लास जो है वो एज अ सब्जेक्ट आ रही है। दैट ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेज disturbs me। That he makes lame excuses disturbs me। हमने यहाँ पर भी एस और ई एस का इस्तेमाल किया है, यानी सिंगुलर वर्ब दिया है। तो इससे वाज़े हुआ कि जब कोई फ्रेज़ या कोई क्लाज एज आ सब्जेक्ट आती है तो उस वक्त उसको वर्ब सिंगुलर दिया जाता है। अब बेटे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर बहुत अहम है, वो होगा इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट, जिसको कन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट भी कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट किस तरह फ़िक्रे के अंदर रोटेट होता है, किस तरह उसको फ़िक्रे में इधर उधर घुमाया जाता है और किस लिए फ़िक्रे के अंदर बेतरतीबी पैदा की जाती है, और उस बेतरतीबी को मैनेज करने का कोई रूल भी है या नहीं है, यानी सब्जेक्ट को बग़ैर किसी रूल के इधर उधर घुमाया जा सकता है या किसी ख़ास कानून के तहत घुमाया जाता है। ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। हमारा अगला लेक्चर होगा इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर अपनी नेचुरल प्लेस से हटकर कभी आखिर में, कभी दरमियान में, कभी स्टार्ट में, तो क्यों होता है, किस कानून के तहत होता है और क्या क्या मकासद हासिल करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। उसी तरह कहूँगा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे शेयर कर लिया करें, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है वही ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। अल्लाह हाफ़िज़।